नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा था, ये सभी जानते हैं, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर करी हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में, आपको बता दें कि स्कॉटलैंड लक्षद्वीप के बीच पर शेयर की, उसकी जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने शेयर करी है। पीएम मोदी ने पोस्ट पर लिखा, लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है। और इस दौरान प्रधानमंत्री डाइविंग करते भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने जो तस्वीरें शेयर करी हैं, देखिए ये वो कुछ तस्वीरें जो आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे हुए थे, जिस दौरान लाइफ जैकेट और जो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम होता है उसके साथ प्रधानमंत्री ने डाइव भी किया समुद्र में। और समुद्र में डाइव करने के बाद प्रधानमंत्री इस बीच पर बहुत देर तक मौजूद भी रहे। बीच पर जब प्रधानमंत्री मौजूद रहे तो उन्होंने लिखा है कि आप तमाम जगहों पर जाते हैं, लेकिन भारत भी आइए, भारत के लक्षद्वीप का रुख कीजिए। मालदीव्स आप जाते होंगे, अलग अलग जगहों पर जाते होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि लक्षद्वीप आखिरकार कितना खूबसूरत, कितना सुंदर है। प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीरें हैं इस बात की तस्दीक करती हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो शांति है, जो अभिभूति उनके चेहरे से साफ तौर पर नजर आ रही है, वो बता रही है कि लक्षद्वीप की खूबसूरती में कितना ज्यादा प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध हो गए। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में, देखिए समंदर के अंदर की दुनिया को जानने के लिए समंदर में गोते लगाने पड़ते हैं, और ठीक उसी तरीके से लाइफ जैकेट और लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम के साथ में प्रधानमंत्री ने भी डाइव की। डाइव करते हुए उन्होंने समंदर के अंदर की भी दुनिया देखी, और उसके बाद जो आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य था वो और समंदर के अंदर की खूबसूरती दोनों को महसूस करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए ये तस्वीरें शेयर करी हैं। स्कॉटलैंड बीच, इस बीच का नाम जिसमें प्रधानमंत्री रुके और उन्होंने समंदर की सैर करी। स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री के ये जो क्षण बीते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री ने लिखा कि लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, और यहां पर आकर जो अभिभूति, जो अनुभूति हुई है वो बयां नहीं की जा सकती शब्दों में। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी पकड़ा गया है। कई वारदातों में शामिल रहा है आतंकी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली में हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से यह कार्रवाई की गई, जिसमें हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इस मोस्ट वांटेड आतंकी पर 5 लाख का इनाम था। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यह आतंकी कई सारी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है।
दिल्ली से हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। कांग्रेस महासचिव, प्रदेश प्रभारी बैठक का हिस्सा थे। प्रदेश के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उस बैठक के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और तमाम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। प्रदेश प्रभारी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कंचन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। कंचन, मौसम में बहुत सर्दी है लेकिन सियासत गरमा रही है इस बीच, क्योंकि बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी रुख किया है तैयारियों का। और तैयारियों में पहली मुलाकात में क्या बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस के दिल्ली से मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें पदाधिकारी और प्रदेश प्रभारी सभी मौजूद थे और इस बैठक में सबसे अहम बात हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेके, 2.0 को लेके। पहले भारत जोड़ो यात्रा का 2.0 नाम दिया गया था भारत न्याय यात्रा। आज उस नाम को दूसरी बार बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया गया है और पहले इसमें 14 राज्य थे, अब इसमें 15 राज्य कर दिए गए हैं। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर और महाराष्ट्र में जाके खत्म होगी। इस पूरी यात्रा में 67 दिनों की ये पूरी यात्रा है। 6700 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी इसमें तय की जाएगी, 15 राज्यों में जाएगी और 110 से ज़्यादा जिलों को कवर करेगी। इस पूरी यात्रा में 100 लोकसभा सीटें कवर की जाएंगी। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, उसके बाद कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। उसी के बाद ये पूरा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पार्टी को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में मंथन के लिए एक बैठकें चालू हो गई और फिर ये एक बड़ा निर्णय लिया गया। पहले इसकी अटकलें थी कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 देखिए दो सेपरेट विजन नजर आते हैं, दो सेपरेट विजन कंचन इन तमाम बैठकों में नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस जहां INDIA गठबंधन की बैठकों में शामिल हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी भी वो अलग से तैयारी कर रही है। हो सकता है ये बात हम समझ पा रहे हो या हो सकता है ये बात कांग्रेस ने भी समझ ली है कि गठबंधन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बीते दिन प्रदेश प्रभारियों में जिस तरह की चेंजेस किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, वो अपने आप में बहुत कुछ संकेत देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल फिलहाल ही में 12 प्रदेश प्रभारियों को नियुक्त किया गया था। हालांकि नए चेहरों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद ज़्यादा नहीं की थी, पुराने चेहरों को ही फेरबदल किया गया था। अनुभव को तवज्जो दी थी कांग्रेस पार्टी ने, हम ये कह सकते हैं कि अनुभव को तवज्जो दी थी बजाय इसकी कि नए चेहरों के ऊपर ज़्यादा उम्मीद जताई जाए। उसी को देखते हुए उसके बाद लगातार बैठकें होना शुरू हुई और फिर ये सब सामने निकल कर आता है कि भारत जोड़ो यात्रा इस प्रकार होगी और पार्टी में बैठकों का दौर चालू हो गया। देखिए 2014 में, उससे पहले कांग्रेस पार्टी 450 से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा करती थी, उसके बाद 350 हुई और अब स्थिति ये आ गई है, कांग्रेस की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ 290 सीटों पर अपनी चुनाव लड़ने के लिए बातचीत कर रही है और उसके बाद भी 85
सीटों के लिए उसे गठबंधन सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में 85 सीटों का अपने गठबंधन से सहयोगी दलों से 85 सीटें मांगेगी। तो इससे पहले इतना बुरा इतिहास कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा है, लगातार गिरावट चली आ रही है 14 के बाद। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की राजनीति को रोकना है, लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकना है, तो इस गठबंधन को पूरा एकजुट होकर किस प्रकार से मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, उसी को लेकर पूरा मंथन किया जा रहा है। किस प्रकार से रोका जाए, कहां कांग्रेस मजबूत है, कहां उसके प्रत्याशी मजबूत है। ठीक है कंचन, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को हाइप मिली, बूम मिला, और ग्राउंड जीरो पर प्रियंका गांधी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आई, और उसका प्रतिफल भी था कि हिमाचल और कर्नाटका दोनों जगह पे कांग्रेस को बढ़त मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस ने अपनी गतिविधियों को कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या अब ये जो न्याय यात्रा राहुल गांधी दोबारा निकालने जा रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यात्राओं को कांग्रेस के लिए बूस्टर मान लिया है क्या? कांग्रेस पार्टी का हम कह सकते हैं कि यही मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्टर हो सकती है। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका हिमाचल में जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद 5 राज्यों के और भी चुनाव हुए, लेकिन पार्टी का कहीं ना कहीं एक कमजोर वीक पॉइंट रहा था कि उन्होंने उस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी जमीनी स्तर पर लोगों से। बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कंचन कनौडिया हमारे साथ में जुड़ी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस कितनी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, और कांग्रेस की कोशिश है कि बहुत जल्द एक तरीके का रेनोवेशन किया जाए, और कोशिश इस बात की भी कि जो बूस्टर डोज है कांग्रेस के लिए यात्रा साबित हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और पार्टी का जिक्र करते हैं जिसकी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा चर्चा है। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस जो है वो गैर कानूनी है। ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। बीजेपी मुझे बदनाम करना चाहती है, ये कह रहे हैं केजरीवाल। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये कह रहे हैं केजरीवाल। मुझे चुनाव में प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो पैसा कहां गया? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। तो केजरीवाल का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, एक भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ है। ईडी का मकसद मेरी गिरफ्तारी करना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आनंद हमारे साथ में सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? केजरीवाल कह रहे हैं मेरी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और भ्रष्टाचार हुआ तो पैसा गया कहां? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो आप देखिए भारतीय राजनीति में इतने शातिर नेता हैं कि उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद से ही आज तक एक भी विभाग नहीं लिया है। दरअसल अगर वो विभाग लेते तो उनको फाइलों पे साइन करना होता, और यही आगे जाके कहीं ना कहीं एक प्रूफ बनता है। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल ने आज तक कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा, जिसके चलते उनको ना किसी फाइलों पे साइन करना पड़ता है और ना ही वो डायरेक्टली किसी चीज़ों में सामने आते हैं। लेकिन अब देखिए तमाम चीज़ें, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उस पर एक के बाद एक FIR दर्ज होती चली जा रही है। स्नूप गेट से काफिला शुरू हुआ था और लगातार आप देखिए तमाम उन मॉडलों में जिसमें से अब बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आनंद ने साफ तौर पर बताया कि देखिए केजरीवाल जो है वो अपने पास कोई विभाग नहीं रखते हैं और ये उनके लिए सबसे सेफेस्ट पॉइंट है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का जिक्र जरूरी भी और लाजमी भी, क्योंकि अयोध्या भव्यतम, सुंदरतम, नवीनतम हो रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर का निर्माण दिन रात हो रहा है और इस निर्माण के पीछे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ पीठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान है। आइए देखते हैं राम मंदिर निर्माण से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। प्रभु आ रहे हैं, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु आ रहे हैं
और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। गला रुंधा है पर आंख से आंसू बहना बाकी थे। जुबां पर राम का नाम था। राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबां भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 वर्षों का है। वो 500 वर्ष जिसे गोरक्षपीठ ने जिया, देखा और महसूस किया है। खैर, प्रेम तो हमने भी बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का, एक प्रेम राम और कौशल्या का, और एक प्रेम आज रामलला और योगी का देखा है। ये भावुक क्षण एक पीठ की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है कि जब भगवान रामलला जो हैं, जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्षपीठ को मिलता रहा है। और विशेष तो योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं। सच्चाई यही है कि 500 वर्षों के अथक संघर्षों और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो गोरक्षपीठ है। पीठ के महंत दिग्विजय नाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवेद्यनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे इसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूले, जब सीएम योगी ने अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थाई टेंट में बिठाया था। वाकई ये अवसर हनुमान जी को मिला था, जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधे पर उठाया था। फिर 25 मार्च जब सीएम योगी ने गोद में उठाया। अयोध्या में भव्य दिव्य नव और रामकालीन अयोध्या कैसे बनाया जाए, आप समझ सकते हो। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर जो आजादी के बाद जो जश्न मनाया गया था, देश का जब आजादी हुई उस समय का जो भाव था, आज वो भाव उत्पन्न मनुष्य के अंदर कैसे हुई, भारतवासियों के अंदर कैसे हुआ, हिंदुस्तानियों के अंदर कैसे हुआ। ऐसे पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज और वर्तमान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक भाव लोगों के अंदर जगा दिया। जो स्वप्न पूर्वावर्ती आचार्यों ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का श्रेय और सौभाग्य दोनों पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। जहां आज समस्त विश्व
अयोध्या की ओर देख रहा है, राम मंदिर की ओर देख रहा है। जब जब इसके नींव को याद किया जाएगा, जब जब इसके संघर्षों को याद किया जाएगा, तो हम गोरक्षपीठ के उन पूर्ववर्ती आचार्यों को भी याद करेंगे। आज रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्षपीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ओर जहां त्रेता युगीन अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है और दूसरी ओर रामलला योगी जी के कर कमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।